हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज है 15th ऑफ फेब 2021 और इसके साथ ही हम कवर करेंगे 29th ऑफ अप्रैल 2020 का गिरिराज न्यूज़पेपर। इससे पहले हमने 22nd ऑफ अप्रैल का गिरिराज न्यूज़पेपर कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या था, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आज के न्यूज़पेपर में ट्रिब्यून में एक अच्छा ही थॉट आया हुआ है, दैट इज़ द इसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। देखिए, आज कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिन ब दिन कि हम आखिरकार कवर कहाँ से करें, अपने जो टॉपिक्स है वो कवर कहाँ से करें। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ यहीं से करनी है तो यहीं से करनी है। एक दो आपके हो सकते हैं, दो तीन साइट्स हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत जाइए। बुक्स अपनी लिमिटेड रखिए, साइट्स अपनी लिमिटेड रखिए। जो भी आपका मटेरियल होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए पर लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें कवर करने लग गए। दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी टू क्रैक एग्जाम। इस तरीके से अपने ये बनाइए कि आपने क्या नहीं करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दीजिए कि आपने नहीं, जो नहीं करने वाला पोर्शन है वो क्या चीज़ है। क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में आप दूसरी चीज़ें कुछ ऐसी कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर आप सोचते हैं कि ये गलत पढ़ लिया आप, या आपने रट्टा मार लिया किसी चीज़ में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फोकस इस चीज़ पे दीजिए कि आपने क्या नहीं करना है। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, हमारा सब इंस्पेक्टर का बैच भी चला हुआ है। 1 फेब 2021 से हमारा ये बैच शुरू हो चुका है और इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, जो इसकी कोचिंग लेना चाहता है, तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, जो भी आपको अच्छा लगे। और शुरू करने से पहले जितने भी नए हैं इस पर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर, दैट इज़ पीडीएस अ बून टू पुअर नीडी। तो इसमें हम पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हिमाचल में क्या है कंडीशन है या इंडिया में क्या है। अंडर जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, एनएफएसए 2013 में आया था। तो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा राशन शॉप पर कितना आपको सस्ता मिलता है राशन। इसके पीछे क्या था, ये स्टार्ट कैसे हुआ, उस चीज़ पर थोड़ा जाएंगे हम। हिमाचल इज़ वन ऑफ द पाइनियर स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग पीडीएस। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से पहले। अब होता क्या है इसमें कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अ चेन ऑफ शॉप्स। एक चेन ऑफ शॉप होती है, आपको पता होगा कि आपने गांव में भी एक पीडीएस की शॉप होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप जहाँ पर अपना सामान खरीदने जाते हैं, जहाँ पर आप राशन खरीदने जाते हैं, आपके पास राशन कार्ड होता है और वहाँ पर आप राशन खरीदने जाते हैं। वर्क कैसे करता है ये? डिस्ट्रीब्यूटिंग बेसिक फूड एंड नॉन फूड कमोडिटीज टू नीडी सेक्शंस। जो नीडी सेक्शन है उनके लिए ही ये लो प्राइसेस पर फूड प्रोवाइड करवाते हैं, चीप प्राइसेस पे। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? अब ये क्या करते हैं, कोई गरीब आदमी है उसके लिए लो प्राइस पर ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसको एक लीगल राइट भी बनाया गया है आफ्टर जो ये बताया गया है मैंने, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये हमारा अधिकार भी है, राइट टू फूड। और इसके अलावा सरकार काम किस चीज़ पर कर रही है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस पर भी मैं आऊँगा। फूड सिक्योरिटी, नेशन की फूड सिक्योरिटी, इसलिए ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है प्राइस कंट्रोल के लिए। अगर प्राइसेस हाई हो गए हैं तो हो सकता है गरीब आदमी उसको ना खरीद सके, तो वो वहाँ पर जा सकता है राशन शॉप में और वहाँ से खरीद सकता है। टू मेंटेन फूड इकोनॉमी, बफर स्टॉक, अगर ज़्यादा बफर में हो गया है आपके पास तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काम कैसे करता है ये? अब फार्मर जो होगा, कोई मान लीजिए आप अपने आप को फार्मर मान लीजिए, आप कहाँ जाएंगे, आप बेचेंगे कहीं पर, इसको मंडियों में बेचेंगे, इवेंचुअली कहाँ जाता है वो? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेन्स, और ये क्या देता है इसको? एमएसपी, मेंटेन बफर स्टॉक। फिर ये क्या करता है? स्टेट्स के लिए एलोकेशन करता है कि स्टेट को इतना जाएगा, इतना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको कहाँ से आटा आता है? पंजाब हरियाणा से, ठीक है, उस तरीके से। और आगे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट्स जो करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है शॉप्स के लिए, और शॉप्स जो होती हैं पीडीएस, वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएस का जो इवोल्यूशन था वो किस तरीके से हुआ? 1940s के दौरान पीडीएस सिस्टम वॉज लॉन्च एज जनरल इंटाइटलमेंट स्कीम। जनरल स्कीम थी ये, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कंपल्शन है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या कंपल्शन है कि वहाँ पर आपको प्राइसेस जो हैं वो लो देने पड़ेंगे, या किसी सबको ये
स्कीम थी, पीडीएस सिस्टम। लेकिन 1997 में क्या हुआ, इसमें आगे हमने क्या जोड़ दिया, टी जोड़ दिया, दैट इज टारगेटेड पीडीएस, कि हमने जो करना है वो टारगेट करना है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, दैट इज टू पुअर हाउस होल्ड्स। इसमें हमने बीपीएल्स, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको हमने टारगेट करना है। 2000 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ कि अंत्योदय अन्न योजना, टारगेट पुअरेस्ट टू पुअर, जो भी पुअरेस्ट टू पुअर होंगे उनको लो प्राइसेस पर, जैसे 2 रुपए पर केजी, 3 रुपए पर केजी, इस तरीके से उनको जो राशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो ये है पीडीएस, ये लॉन्च किया गया था 2000। जो ये ब्रेन चाइल्ड था, ये था हमारे जो शांता कुमार जी हैं, आपको पता होगा शांता कुमार जी। चलो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि शांता कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उस टाइम वो यूनियन फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। तो सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था अंत्योदय अन्न योजना, लॉन्च्ड इन राजस्थान, और इसके पीछे दिमाग किसका था, शांता कुमार। ठीक है। 2001 में क्या हुआ, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर मेंटेन सप्लाईज अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। 2001 में क्या हुआ, तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट 2001 और 2 है, 2001 में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट हुआ था, यहाँ पर एक केस था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो याद नहीं रखने की जरूरत है, आप इतना याद रख सकते हैं, राइट टू फूड, वो कब आया, 2001 में। 2013 में क्या हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लीगल राइट टू फूड टू पुअर। उनके पास लीगल राइट था कि भाई हमें जो फूड है वो लो प्राइसेस पर मिलना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है, अब अभी हमने इसके बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि ये हमने पढ़ लिया। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो इस स्लाइड में आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ भी बताया गया है द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 35 केजी फूड ग्रेन, कितना, 35 केजी फूड ग्रेन्स, और इसमें से क्या होगा, 20 केजी जो होगा वो या तो व्हीट होगा या तो आटा होगा, और उसमें से 15 जो केजी होगा वो क्या होगा, राइस। टू अंत्योदय अन्न योजना, जो मैंने बताया आपको कब स्कीम लॉन्च की गई थी, 2000 में। एंड 3 केजी व्हीट आटा एंड 2 केजी राइस टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड फैमिलीज। ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये क्या करता है, इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज 2/3 कितना हुआ, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन एरियाज। जहां पर अर्बन एरिया 50% है, लेकिन रूरल एरिया में 75% एरियाज में। इट इंक्लूड कौन कौन से, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम लॉन्च कब की गई थी, 1995 में लॉन्च की गई थी, है ना। और उसके बाद ICDS स्कीम एंड द PDS। ICDS क्या है, इट्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और ये लॉन्च कब की गई थी, 1975 में। इसमें क्या होता है कि तो प्रोवाइडिंग फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में पिछले वीडियो में बता दिया था, वैसे प्राइमरी होता है, एक टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। प्राइमरी मतलब आप हॉस्पिटल गए और वहां से वापस आ गए। तो इस स्कीम में क्या है कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इस स्कीम के तहत दी जाएंगी। किसके लिए, टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, और इसके साथ ही एंड देयर मदर्स, 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं और उनकी जो माँ हैं उनके लिए ये स्कीम है ICDS, जिसमें इनको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा, या जो बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल एजुकेशन दी जाएगी, या जो प्राइमरी हेल्थ केयर है बच्चे को माँ और दोनों को दी जाएंगे। तो ये हो गया ICDS स्कीम। और PDS के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत। अंडर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ईच बेनिफिशियरी इज एंटाइटल्ड टू 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ एट RS3, RS2 and RS1 kg for rice, wheat and coarse grains respectively। ठीक है। 3 रुपए केजी आपको क्या मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा, 2 रुपए आपको व्हीट मिल जाएगा, और जो ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, वो आपको 1 रुपए पर केजी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इलीगल माइनिंग
इंडेंजर ब्रिज ऑन ब्यास नियर आलमपुर। तो ये इलीगल माइनिंग के बारे में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो इलीगल माइनिंग है यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये ब्रिज है नियर, ये किस किस को जोड़ता है, हमीरपुर विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, तो इससे इस ब्रिज को खतरा हो रहा है। तो माइनिंग तो पता होगा कि आपको माइनिंग क्या होती है, नहीं पता था तो द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग ऑफ इकोनॉमिकल मिनरल्स, कोल, ओर एटसेट्रा फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज माइनिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ का खुदान कर रहे हो कहीं से जहाँ पर मिनरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेत निकाल रहे हो, आपने अपने जब आप जाते होंगे तो खड़ के साथ आपने देखा होगा मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ से रेत निकाल रहे हैं या कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं, दूसरे मिनरल्स निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, दैट इज माइनिंग। और जहाँ से ये चीज़ निकाल रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलीगल माइनिंग हो रही है। एक तो होती है लीगल माइनिंग कि वो गवर्नमेंट के काम आ रही है या उससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है। लेकिन इलीगल माइनिंग विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल। तो लार्ज स्केल माइनिंग कहाँ पर, आलमपुर नियर इंडेंजर्ड द ब्रिज ओवर ब्यास लिंक हमीरपुर विद कांगड़ा, इलीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पर। तो इस पर हम टॉपिक में नहीं जाएंगे, तो हमको ये समझना है कि इलीगल माइनिंग का हिमाचल प्रदेश में जो प्रोसेस है वो किस तरह से है या उससे कौन जुड़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि किंकरी देवी जो इलीगल माइनिंग से जुड़ी हुई है, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ये कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, किंकरी देवी। एग्जाम में क्वेश्चन आया एचएस में ये किंकरी देवी का कि ये कौन थी, इन्वायरमेंटलिस्ट थी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट इज द जियोलॉजिकल विंग वाज सेट अप इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश इन द ईयर कब, 1964 से 65। लेकिन ये काम कब से करने लगा, 1966 से, क्योंकि 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स हुआ, जो मैंने पिछले कल वीडियो में बता दिया था। तो वहां से क्या हुआ कि ये उसके बाद काम करने लगा अच्छे से, उससे पहले ये काम नहीं करता था ढंग से। द जियोलॉजिकल विंग सेटअप तो 1964 में और 65 में हुआ था, लेकिन जो काम करना वो बाद में स्टार्ट किया। इसका काम क्या होता है, टू एक्सप्लोर द मिनरल्स वेल्थ ऑफ द स्टेट फॉर देयर साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन एंड सेटिंग अप ऑफ मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। कि जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनका साइंटिफिक एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिकल एक्सप्लोइटेशन, कि ये कहाँ पर उनका खुदान किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं किया जा सकता है, तो कहाँ पर इंडस्ट्री ऐसी सेटअप की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोल की इंडस्ट्री है, उसका कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो वो काम कौन करता है, जियोलॉजिकल विंग। यहाँ पर सेटअप करना सही है कि नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप कहीं भी ऐसे इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं, उसके डीमेरिट्स होंगे फिर। जैसे कि हम हिमाचल में कहीं भी टनल नहीं खोद सकते हैं, तो उसको पहले देखना पड़ता है कि टनल हम कहाँ पर बनाएं ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी इफेक्ट ना पड़े। और दूसरा है द हिमाचल प्रदेश मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2014 हैव बीन नोटिफाइड ऑन। ये वाला रूल आपने क्या याद रखना है, जब एचएस में आप लिखेंगे मेंस के लिए या अलाइड में लिखेंगे, अगर आप इस तरह के एक्ट्स या लॉज लिखते हैं तो वो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बन जाता है। तो जो एग्जामिनर है उसको भी लगता है कि आपके अंदर नॉलेज है। तो इन चीज़ों को याद रखिए कि इलीगल माइनिंग के लिए अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये एक्ट भी पता होना चाहिए, द हिमाचल प्रदेश मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2004। The rules defines procedure for transportation of minerals, storage of minerals, checking of illegal mining and its transportation and registration of dealer। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको पता है ये न्यूज़ आती रहती है कि आज ब्यास रिवर पे हुआ, कुल्लू में माइनिंग, इलीगल माइनिंग हुई ब्यास रिवर, पार्वती की रिवर के साथ साथ। तो ये चलता रहता है इलीगल माइनिंग का प्रोसेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नवंबर 1966 विद द फॉलोइंग फंक्शन। 1966 के बाद जो मैंने बताया था आपको अभी, जियोलॉजिकल विंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल वेल्थ ऑफ द स्टेट फॉर देयर साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन ऑन सेटिंग ऑफ मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज लाइक लार्ज सीमेंट प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर भी वही जो मैंने पहले बता दिया कि ये जियोलॉजिकल विंग डिसाइड क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो सीमेंट प्लांट है वो कहाँ पर लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, जियोलॉजिकल विंग। और इसका सेटअप कब हुआ, 1966 से ये काम करने लग गया। जो फंक्शनिंग है इसकी 1966 से स्टार्ट हुई। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स बाई
granting various mineral concessions through lease auctions, short term permits, implementation of river stream bed mining policy 2004. ये भी आपको पता होना चाहिए, implementation of river stream bed mining policy 2004. आप जब रिवर्स के आसपास जाते हैं तो वहां से अगर आप मिनरल्स निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेत निकाल रहे हैं वहां से, और इलीगल तरीके से, उस चीज को चेक करना. पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग ऑफ स्टोन क्रशर्स इन हिमाचल प्रदेश. आप पत्थर ले जा रहे हैं, वहीं से कहीं से ले जा रहे हैं, आप खड़ के आसपास कहीं अच्छे पत्थर हैं, आप उनको ले जा रहे हैं. कोर्ट केसेस, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एटसेट्रा. तो ये था वो जियोलॉजिकल विंग के बारे में. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे हिमाचल से रिलेटेड वो इसमें यहाँ पर खत्म है. वैसे आपको इसके साथ करना क्या है, द हिंदू उसको भी कवर करना है. ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप कर रहे हैं कि आपका इससे हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश का तो हो जाएगा, लेकिन जो नेशनल लेवल का है वो इसमें अच्छे आर्टिकल नहीं आते हैं द ट्रिब्यून में हिमाचल से रिलेटेड, क्योंकि आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं. अगर आप इसको स्किप कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हिमाचल के एग्जाम के लिए. बाहर वाले तो ठीक है, वो द हिंदू पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नेशनल अच्छा है, नेशनल इशू के लिए वो. लेकिन हिमाचल के लिए आपको ट्रिब्यून पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास. मैं कुछ दिनों के बाद एक दूसरी मैगजीन है जो गवर्नमेंट की, हिमप्रस्थ, उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा. हिमप्रस्थ और गिरिराज, एंड इसके बाद ये हो गया ट्रिब्यून. तो ये 3 चीज़ें हैं हिमाचल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो वो उस तरीके से लाऊंगा जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता रहेगा, तो मैं ये चीज़ें फिर करता रहूँगा. जल जीवन मिशन के तहत सुलभ होगा स्वच्छ जल. आपको याद क्या रखना है इससे एग्जाम से, इस जो आर्टिकल है कि अगस्त 2022 तक हर घर में होगा नल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी यहीं से आ जाएगा कि हिमाचल प्रदेश ने कब तक टारगेट रखा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हर घर नल कौन से ईयर तक होगा. तो वो होगा 2022 तक. जैसे कि मैंने पिछले कल बताया था आपको कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका टारगेट कब तक है कि जो हमारी वन नीति आई थी उसमें 1988 में, उसमें 33% बताया गया कि इतने फॉरेस्ट कवर होनी चाहिए. और वो मैंने पिछले कल बताया था आपको, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, वो मैंने बता दिया आपको पहले वाले आर्टिकल्स में. जिनने अभी नहीं देखा है तो वो जाके देख ले, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके उसको देख ले. तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जल जीवन मिशन, क्योंकि ये स्टेट में भी चला हुआ है और ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो ये स्टेट में भी चली है और गवर्नमेंट में और सेंट्रल में भी. द मिशन वॉज अनाउंस्ड इन अगस्त 2019. 2019 में. एक आपको यही याद रखना है कि जो जल जीवन स्कीम है वो कब लॉन्च की गई, 2019 में, ये याद रखना है. द चीफ ऑब्जेक्टिव इसका याद रखना है कि टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई, हर घर जल, टू ऑल रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड बाई 2024. तो ये आपको जल जीवन मिशन के बारे में याद रखना है. एक तो कब लॉन्च की गई 2019 में, और इसका टारगेट क्या है कि जितने भी घर हैं रूरल और अर्बन में उनको पाइप के थ्रू जो वाटर है वो सप्लाई दी जाए. कब तक, 2024 तक. द मिशन विल कवरेज with other central and state government schemes to achieve its objective of sustainable water supply management across the country. Sustainable water supply, ठीक है, जो वाटर है वो भी अच्छा होना चाहिए. चीफ मिनिस्टर said that the state had covered of about 57% at the time of the launch of the Jal Jeevan Mission in the state. तब तक 57% उन्होंने कवर कर लिया था. बाकी का जो रहा है वो कब तक हो जाएगा, 2022 तक, जो इस स्कीम में कहा गया है, 2022 तक कहा गया है. He said the focus of the scheme was the development of piped water supply infrastructure for tap water, development of reliable drinking water resources and effective water management. ये लाइन भी आपको याद रखनी है. He said that the scheme envisages providing tap water to all the 16,68,523 households by कितने, 31 अगस्त 2022 तक.
ये टारगेट रखा गया है। अगस्त तो आप यहां से भी रख सकते हैं याद, कि अगस्त में ही लॉन्च की गई थी 2019 में, और 3 साल बाद क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रखा है कि यहां तक पूरी कवरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हम कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच। और जितने भी अभी नए आ रहे हैं लोग, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। ठीक है, थैंक यू।